हेलो नमस्कार दोस्तों, लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 10th क्लास का जो टॉपिक है क्रिया, फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने आपको क्रिया टॉपिक के अंतर्गत परिभाषा, डेफिनेशन, क्रिया के प्रकार के अंतर्गत क्रिया कितने प्रकार की होती है तथा जिसमें कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद में आपको करा दिए हैं। मैं आपको एक बार उनका 5 मिनट में उनका रिवीजन करा देता हूं ओरल। सर्वप्रथम हमने क्रिया की परिभाषा, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है संस्कृत में, जिसको धातु कहते हैं, तथा इन धातु शब्दों के पीछे ना प्रत्यय जुड़ करके क्रिया बनती है, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना इत्यादि। उसके बाद हमने क्रिया के भेद पढ़े थे। क्रिया के भेद के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने 3 प्रकार की क्रिया, जैसे कर्म के आधार पर क्रिया, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया तथा काल के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया हमने 2 प्रकार की पढ़ी थी, जिसमें पहली क्रिया सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। मैं बता चुका हूँ, प्रश्न यहीं से बनता है 10th क्लास में जो आता है, 90% यहीं से प्रश्न उठ करके आता है। सकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ में कर्म आता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और जिन वाक्यों में क्रिया के साथ में कर्म नहीं आता है वहाँ आपकी अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होने की स्थिति में 2 प्रकार की होती है, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। उसी प्रकार से अकर्मक क्रिया भी आपकी 2 प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। सकर्मक क्रिया में पूर्ण सकर्मक जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है, जिसमें कि एक कर्मक और द्विकर्मक। जिन वाक्यों में एक कर्म आता है वो क्रिया आपकी एक कर्मक क्रिया कहलाती है, और जिन वाक्यों में आपके 2 कर्म आते हैं वो आपकी 2 कर्मक क्रिया कहलाती है। वाक्यों के अंतर्गत आपके वाक्य में एक कर्म भी आ सकता है और एक से अधिक 2 कर्म भी आ सकते हैं। अगर 2 कर्म आते हैं तो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, और एक कर्म आता है तो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। सबसे बड़ी बात कि वाक्य के अंतर्गत क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, कर्म को कैसे पहचानेंगे। कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया से क्या, किसको और किसे, क्रिया से क्या, किसको और किसे का प्रश्न किया जाता है। अगर क्रिया से क्या, किसको, किसे का प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वह हमारे वाक्य में कर्म होता है। अगर क्या, किसको, किसे का प्रश्न करने के बाद में जो हमको उत्तर प्राप्त होता है, अगर हमें 2 उत्तर प्राप्त होते हैं तो हमारी द्विकर्मक क्रिया होती है, और अगर एक उत्तर प्राप्त होता है तो एक कर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया होने के अंतर्गत सजीव कर्म पहले आता है और निर्जीव कर्म बाद में आता है। क्या से जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वो हमेशा निर्जीव होता है। किसको या किसी से अगर हमारा उत्तर प्राप्त होता है तो वो हमारा क्या होता है, सजीव कर्म होता है। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया को हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम सेकंड क्रिया जो पढ़ रहे थे, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाएं। तो प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो हम क्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, तो प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जब हम क्रियाओं को पढ़ेंगे तो वो 8 प्रकार की क्रियाएं थी, जिसमें से मैं पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया आपको कल करा चुका हूँ। पूर्वकालिक क्रिया मैंने आपको बता दी है। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कि 2 क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया पहले घटित होती है और दूसरी क्रिया बाद में घटित होती है। पहले घटित होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो कर या करके या के आदि शब्दों के माध्यम से जुड़ी हुई होती है, जिसमें मैंने विभिन्न उदाहरण आपको बता दिए थे कि राधा घर आकर सो गई, तो यहाँ पर पहली क्रिया घर आने की हुई है
और उसके बाद सोने की हुई है। दूसरी जो अपनी क्रिया थी वो क्रिया थी प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें कर्ता कौन, कर्ता कोई कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वह क्रिया आपकी कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वह क्रिया आपकी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। ये दो क्रियाएं आपकी कल मैंने करा दी थी। हमारी जो अगली क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, संयुक्त माने जोड़ा, अर्थात इन वाक्यों में संयुक्त क्रिया से संबंधित जो वाक्य होते हैं उनमें दो क्रियाएं होती हैं और दोनों क्रियाएं संयुक्त होती है, जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, कितनी क्रियाएं? दो या दो से अधिक क्रियाएं, एक क्रिया नहीं, दो या दो से अधिक क्रियाएं, जब वाक्यों के अंतर्गत दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही अर्थ में आती हैं, कैसे अर्थ में? एक ही अर्थ में आती हैं, अर्थात कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य के अंतर्गत दो क्रियाएं होंगी, उन दो क्रियाओं के अंतर्गत उन दोनों का क्रियाओं का जो अर्थ होगा वो अर्थ एक ही अर्थ के अंतर्गत आता है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही अर्थ में आती हैं, अर्थात उन क्रियाओं का प्रयोग एक ही अर्थ में प्रयोग किया जा रहा होगा, वो क्रियाएं आपकी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं। वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, दोनों क्रियाएं एक ही अर्थ में प्रयोग किए जा रही होंगी, वो क्रियाएं आपकी संयुक्त क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरी बात, ये जो क्रियाएं होती हैं संयुक्त क्रियाएं, वो संयुक्त क्रियाएं भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से बनी क्रियाएं होती हैं, अर्थात जो क्रियाएं होती हैं वो दोनों क्रियाएं भिन्न भिन्न अर्थ देने वाली होती है, भिन्नार्थक क्रियाएं। और इन भिन्न भिन्न अर्थों को देने वाली इन क्रियाओं के योग से मिलकर के आपकी एक क्रिया का निर्माण होता है, वो क्रिया कहलाती है आपकी कौन सी? संयुक्त क्रिया। उसके उदाहरणों के अंतर्गत देखें आप, एक नियम और देखें इसका कि इस प्रकार मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया मेन वर्ब एमबी, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, अर्थात कोई भी क्रिया होगी उसमें दो प्रकार वाक्य में क्रियाएं होती है, एक मुख्य क्रिया एक सहायक क्रिया। तो इस प्रकार जो वाक्य होते हैं उनमें मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया दोनों का इसमें संयोग होता है, अर्थात कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य के अंतर्गत मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया इन दोनों के संयोग से मिलकर के हमारे संयुक्त क्रिया से निर्मित वाक्य का निर्माण होता है, जिसमें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया पहले सहायक क्रिया बाद में, तो मुख्य क्रिया का प्रयोग पहले किया जाएगा, सहायक क्रिया का प्रयोग बाद में, उसके बाद में किया जाएगा। इन दोनों क्रियाओं से मिलकर के हमारी एक नई क्रिया होती है जिसे बोलते हैं हम कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। इससे आगे इस प्रकार से हम देखें कि मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। जो मुख्य क्रिया होती है हमारी मेन वर्ब, उसके साथ साथ में जो लगने वाली जो सहायक क्रिया होती हैं वो क्रियाएं उसमें एक से अधिक भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सहायक क्रिया होगी, एक से अधिक भी सहायक क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से हमारे जो संयुक्त वाक्य होता है उन संयुक्त वाक्यों का निर्माण हो जाता है, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और मुख्य क्रिया के साथ साथ में उसकी अन्य क्रियाएं सहायक क्रिया भी होती हैं। इस वाक्य को अब हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस क्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला उदाहरण, मनीषा ने मिठाई खा ली होगी। मनीषा ने मिठाई खा ली होगी, ये अपना पहला उदाहरण है। मनीषा यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत कर्ता है। मनीषा ने मिठाई खा ली होगी। अगर हम देखें पहले उदाहरण, पहले मैं इस उदाहरण को करा देता हूं, उसके बाद में एक एक करके उदाहरण करते हुए चले जाएंगे हम।
मनीषा ने मिठाई खा ली होगी। मनीषा यहां पर करता है ने मिठाई खा ली होगी। अगर पहले मैं इसमें कर्म की बात करूं, कर्म कौन सा है, तो खा ली होगी, खा ली होगी, खा ली और होगी। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों के अंतर्गत खाना, लेना और होना, ये क्या है आपकी क्रिया, जिसमें कि जो मुख्य क्रिया होगी, ये मुख्य क्रिया खाना, लेना और होगी में के सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसके अंतर्गत ये पूरी जो क्रियाएं कहलाती हैं, ये हमारी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं। पहले बता दिया गया है जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं आएंगी और एक ही अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाएगा। खाना, लेना, होना, इन तीनों ही क्रियाओं का जो प्रयोग किया गया है एक ही अर्थ में किया गया और एक ही अर्थ किसके अंतर्गत, मुख्य क्रिया के अंतर्गत। तो मुख्य कार्य हमारा है खाने का, और ये जो क्रियाएं हैं उसकी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। इन वाक्यों के अंतर्गत देखा जाए तो होगी ये हमारी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाएगी और ये हमारी कैसी क्रियाएं हैं, मुख्य क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से मनीषा ने मिठाई, अब इसमें कर्म की बात की जाती है, कर्म कौन सा है, तो खाली होगी, ये हमारा क्या होगी, एक क्रिया। अब हम इससे प्रश्न करें क्या, किसको और किसे, तो क्या खाली होगी। अब क्या खाली होगी तो हमारा उत्तर निकाल कर क्या आएगा, क्या मिठाई खाली होगी, और मिठाई क्या है यहाँ पर, निर्जीव। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य किसके अंतर्गत आएगा, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत, क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ है और कर्म क्या है आपका, कर्म है इसमें मिठाई, और होने की स्थिति में एक कर्म है या दो कर्मक है, इसमें एक ही कर्म आ रहा है, कौन सा, मिठाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे इसमें कर्ता, मिठाई कर्म हो गया, खा मूल धातु है, ये ली होगी ये मूल धातु, जिसमें खाना, लेना, होना ये मूल धातु के अंतर्गत आती हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण, दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं। दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं। दादाजी यहाँ क्या है, ये कर्ता, चलने फिरने लगे हैं, यहाँ पर चलने, चलना, फिरना, लगना, ये तीनों किसके रूप में प्रयोग हुए हैं, ये तीनों के तीनों आपके क्रिया के रूप में प्रयोग हुए हैं, जिसमें कि चलना फिरना ये आपकी मुख्य क्रिया और ये आपकी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, इन दोनों क्रियाओं के संयोग से मिलकर के आपकी संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। अर्थात जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ में दो या दो से अधिक सहायक क्रिया होती हैं वो आपकी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत वाक्य आता है। इसके बाद में एक आपका थर्ड उदाहरण देखेंगे। तीसरा जो उदाहरण है आपका, मरीज से घूमा फिरा नहीं जाता। मरीज से घूमा फिरा नहीं जाता है। यहां पर घूमना, फिरना ये आपकी मुख्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं और नहीं जाता है या जाता है अर्थात जाना, और ये आपकी सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से जो ये वाक्य बनकर तैयार होता है ये हमारा वाक्य संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है, जिसमें कि मरीज से, मरीज क्या हो गया यहाँ पर, कर्ता, कर्ता ने, कारक का पूछा है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा किससे नहीं घूमा जाता है, मरीज से। जैसे कि मनीषा ने, अगर यहाँ कारक की बात करें तो कौन सा कारक आ जाएगा, कर्ता कारक, कर्ता ने, ठीक है। इस प्रकार से घूमा फिरा और जाना, ये
क्या है इसमें? क्रियाएं, जिसमें कि घूमना और फिरना आपकी मुख्य क्रिया के अंतर्गत आती हैं और जाता यानी कि जाना ये आपकी सहायक क्रिया के अंतर्गत आती है। और ये वाक्य जो बनकर के तैयार होता है ये वाक्य आपका संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक उदाहरण और देखें हम, तो एक उदाहरण के अंतर्गत और अतिथि आ गए हैं स्वागत करो। अतिथि आ गए हैं स्वागत करो। इसमें आ गए हैं ये आपकी मुख्य क्रिया और स्वागत करो ये आपकी सहायक क्रिया। इस प्रकार मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से मिलकर के जो आपके वाक्यों का निर्माण होता है वो वाक्य आपके संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आप यहां तक पहले नोट कर लें, इससे आगे दूसरा करेंगे। जैसा कि संयुक्त क्रिया पूर्व प्रयोगी संरचना के आधार पर आपकी संयुक्त क्रिया चल रही है। संयुक्त क्रिया को एक बार आप देखें, दोबारा से रिवीजन कर लें कि मैं संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आपको बता चुका हूं। संयुक्त क्रिया जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि संयुक्त क्रिया संयुक्त होती है, उसमें अर्थात दो क्रियाएं किसी वाक्य में होती हैं। उन वाक्यों में जब दो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं से मिलकर के किसी वाक्य का निर्माण होता है, वो आपके संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आपको एक बात का ध्यान रखना, उसमें हमेशा मुख्य क्रिया मेन क्रिया प्लस सहायक क्रिया इन दोनों क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। पहले आपको बता दिया गया मैंने, अगर कोई भी वाक्य होगा वो जो वाक्य होता है आपका दो ही चीज़ों से मिलकर के बना है। अगर उसमें वाक्य के अंतर्गत अगर दो चीज़ें नहीं होंगी तो वो वाक्य संपूर्ण वाक्य नहीं होता है, जिसमें कि आपके पहला कर्ता प्लस क्रिया, अर्थात किसी भी वाक्य को अगर हमें संपूर्ण मानेंगे या कोई भी वाक्य अपना पूरा अर्थ देता है तो उसमें दो चीज़ों का होना आवश्यक है, पहला कर्ता का और दूसरा क्रिया का। अगर किसी वाक्य के अंतर्गत कर्ता और क्रिया है तो वो वाक्य हमारा पूरा माना जाता है। जैसे राम गया, राम गया, यह राम कर्ता हो गया, गया क्या हो गया? क्रिया। तो हमारा ये पूरा जो वाक्य ये अर्थ देने वाला है। किसी भी वाक्य में कर्म हो या ना हो उससे वाक्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात कर्म ना होने की स्थिति में भी हमारा वाक्य पूरा वाक्य होता है, पूरा अर्थ देने वाला वाक्य होता है। उसी प्रकार से इन संयुक्त क्रिया के अंतर्गत जब दो क्रियाएं होती हैं जिसमें कि एक क्रिया आपकी मुख्य क्रिया होती है और एक क्रिया आपकी सहायक क्रिया होती है, इन क्रियाओं से मिलकर के ही इन क्रियाओं के संयोग से ही आपकी संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है, जिसमें मैंने आपको विभिन्न प्रकार के उदाहरण बता दिए हैं। जैसे कि पहला बताया था मनीषा ने मिठाई खा ली होगी, यहाँ पर मूल धातु दी हुई है, खाना इसकी मूल धातु खा, लेना इसकी मूल धातु ले या ली, होगा होना, ये चलना फिरना उठना बैठना ये सभी आप ही क्या किसके अंतर्गत आती हैं? क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। मनीषा ने मिठाई खा ली होगी, खाना लेना होना, खाना और लेना ये आपकी मुख्य क्रिया के अंतर्गत आती हैं और होना आपकी सहायक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं, चलना फिरना ये आपकी मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य कर्ता के द्वारा मुख्य कार्य जो किया जा रहा है, मुख्य कार्य क्या है यहाँ पे? चलने फिरने का। यहाँ पर मनीषा के द्वारा मुख्य कार्य क्या है? खाना मिठाई को खाने का। तो जो मुख्य कार्य किया जाता है वो मुख्य क्रिया होती है और उस मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया होती है आपकी, वो आपकी क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। थर्ड, मरीज से घूमा फिरा नहीं जाता है। तो मरीज की जो मुख्य क्रिया, मरीज का कार्य क्या है? घूमना फिरना। और मरीज से जब घूमा फिरा नहीं जाता तो ये इसकी मुख्य क्रिया होती है और नहीं जाता है ये इसकी सहायता करने वाली क्रिया होती है। अतिथि आ गए हैं स्वागत करो, अतिथि का जो मुख्य कार्य किया गया है वो आने का है, उनका स्वागत करा कोई दूसरा करेगा तो ये इसके सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार से आपकी जो संयुक्त क्रिया है ये संयुक्त क्रिया आपकी पूरी हो जाती है और आपकी तीन क्रियाएं आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। इससे आगे हम अगली क्लास में आपकी अगली जो क्रिया है सजातीय क्रिया, उस सजातीय क्रिया का हम अध्ययन करेंगे। आप इसे नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद में अगर कोई भी समस्या हो तो उसे आप कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं और अपना अध्ययन करते रहेंगे।
कोई भी तब भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।